हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम फिर आ गए। हम सभी यहाँ पर आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एग्जाम्स, अपने टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से करें। तो वही आज भी हम करेंगे। हम सभी साथ रहें तो कुछ भी कर सकते हैं और साथ हैं। इसी तरीके से आगे भी हम साथ रहेंगे। तो इसी साथ के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज जो हम आपके लिए लाए हैं वो है आपकी क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक। हमारी है अंतराल भाग 2 पाठ 3 विस्कोहर की माटी। ये जो हम आज चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आपको, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, मगर आज तो हम क्या कराएंगे, आज हम इसका करेंगे क्विक रिवीजन, ताकि किसी भी एग्जाम में हमें रिवीजन करने की जरूरत तो पड़ती है। तो ये रिवीजन हम आज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर की हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन को दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो फटाफट हमें याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इस पाठ के सार को हम समझते हैं। क्या दिया है, प्रस्तुत पाठ विस्कोहर की माटी में लेखक अपने गांव तथा वहां के प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी मां से जुड़ी यादों का वर्णन करता है। तो जो हमारे लेखक हैं ना, वो किस तरीके से उनका गांव था, कैसे आसपास का माहौल था, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का मौसम, वहाँ खिलने वाले फूल पौधे, इवन वहाँ पे मिलने वाले सांप तक की उन्होंने हमारे इस पार्ट में हमको बताया है। साथ ही हमें ये भी बताया है कि उनकी माँ के साथ क्या था, वो थोड़ा बहुत था, वो भी उन्होंने इसमें हमको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। तो इन्होंने हमको बताया है कि कोइया एक प्रकार का जल पुष्प होता है। जल पुष्प मतलब पानी में खिलने वाला जो फूल होता है उसको जल पुष्प कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने कमल में देखा है, कमल कहाँ खिलता है, पानी में खिलता है ना। तो उसी तरीके से कोइया होता है। कमल को कोइया मत समझिएगा, वो उसी तरीके का ही एक फूल होता है। क्या दिया है, इसे कुमुद या कोका बेली भी कहते हैं। ये कोइया के फूल को क्या कुमुद या कोका बेली भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, कोइया, कुमुद और कोका बेली। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्र होता है कोइया फूल उग जाता है। तो मतलब इसको आप कहिए कि पर्टिकुलर बहुत सारा पानी चाहिए या तालाब ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कहीं पे भी पानी का, भाई जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो वहां पे भी ये फूल खिल जाता है। शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। तो ये जो है ना, जब चांदनी, शरद ऋतु में जो चांदनी रात होती है, जब चांद की चांदनी पड़ती है रात में, एकदम एक तो पूरा अंधेरा होता है और चांद की ही सफ़ेद सफ़ेद दूधिया रोशनी होती है। तो उस रोशनी जब कोइया के पत्तों पर पड़ती है ना, तो वो पत्तियां बहुत ही उजली सी लगने लगती हैं, एकदम सफ़ेद। एक तो सफ़ेद होती हैं और ऊपर से चांदनी पड़े तो वो और ज़्यादा सफ़ेद लगने लगती है। और इसकी महक जो होती है वो एकदम मदमस्त कर देने वाली, बहुत ही अच्छी महक लगती है। लेखा अब यहाँ पर इन्होंने अपने जो गांव है जहाँ पर, वहाँ पे जो फूल खिलते थे उसके बारे में बताया। अब सेकंड पैरे में ये अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं हमको। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता, सिर्फ अपनी माँ का दूध ही उसे पीना होता है और इवन पानी तक पीने को उसको नहीं मनाही होती है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा सिर्फ जब माँ का दूध पी रहा है तो माँ से ही अटैचमेंट उसका सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये जो अटैचमेंट होता है सिर्फ वो पेट भरने तक ही नहीं रहता। माँ जिस भाव से, जिस दुलार से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो धीरे धीरे उस एक, अगर ऐसे कर दूध पिला रही है और हाथ भी उसके सर पर फेर रही है, तो उसके अंदर वो उस एहसास के साथ बहुत सारे संस्कार, अच्छी बातें, अपना प्यार दुलार, सब कुछ धीरे धीरे अंदर उस एहसास के एक, क्या कहते हैं, सहलाहट के साथ, एक स्पर्श के साथ
उस बच्चे के अंदर डालती जाती है। तो इसीलिए बच्चे और माँ का जो बंधन होता है वो क्यों एकदम अनूठा माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर डिपेंड होता है और माँ ही उसके बच्चे के एहसास को और बच्चा माँ के एहसास को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो अब यही उन्होंने बताया कि नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही नहीं ग्रहण करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चा सुखबुकाता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है। आप भी देखिए, आप मम्मा के ऊपर इतना गुस्सा आ जाओगे, मम्मा आपकी भी पिटाई कर देगी, लेकिन अगर कुछ भी चीज जरूरत होगी तो आप सबसे पहले माँ के पास भागोगे और आपको जरा सी तकलीफ होगी तो माँ आपकी तरफ दौड़ी आती है। तो ये चाहे जितनी चिढ़ हो, रोना हो, कुछ भी हो, हम चिढ़ भी जाएं, माँ से कुछ गुस्सा भी हो जाए, लेकिन जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हम माँ की तरफ ही भागते हैं। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। तो अब क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी करवट हो, चाहे उसका पैर मारना हो, कुछ भी हो, माँ को तरह तरह के एहसास होते हैं। पेट में जैसे बच्चा अगर अंदर पैर भी चलाता है तो माँ को बहुत दर्द तकलीफ होती है, वो भी दर्द होता है, लेकिन माँ के लिए वो दर्द नहीं होता, वो बहुत ही अच्छा एहसास होता है कि उसका बच्चा अंदर पल रहा है उसके। अब जब बच्चा निकलता है, माँ दूध पिला रही है तो उसको दांत अगर निकलने लगते हैं तो वो काटता है, वो भी दर्द होता है, लेकिन तब भी माँ कभी उसको डांटती नहीं, मारती नहीं, सिर्फ प्यार से समझाती है चीज़ों को, इवन हाथ भी पकड़ेगा, टीसेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तब भी माँ कभी दूध पिलाना बंद नहीं करती, वो हमेशा उसको दूध भी पिलाती है। तो ये एहसास होता है कि चाहे आप जितना कर लीजिए, माँ अपने फर्ज से नहीं हटती, उसी तरीके के बच्चा भी अपनी माँ से भी उतना ही अटैच रहता है। चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है। तो अब क्या होता है, जब माँ दूध पिला रही है चांदनी रात में तो सिर्फ वो दूध ही नहीं पी रहा, उस रात के एहसास को में भी आनंद ले रहा होता है, अर्थात चांदनी के समान उसके अंदर और ममता देती है। तो मतलब जो चांदनी है, वो जो माँ के समान जो ममता होती है, वो उसके अंदर और अच्छा एहसास भर देती है। माँ से लिपट कर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है। यानी माँ जब बच्चा जो है वो माँ से दूध पीता है तो वो जो जड़ चीज़ थी, जो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा, जो एक निर्जीव चीज़ उसके पेट में आके पलना शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे उसने सजीव का रूप, यानी कि अब वो सार्थकता में, वास्तविकता में आ रहा है। इस संसार में धीरे धीरे वो एहसासों को अपना महसूस करना शुरू कर रहा है। बिस्नात अभी माँ का दूध पीता था। बिस्नात मतलब हमारे लेखक अभी सिर्फ माँ का दूध ही पीते थे। उनके छोटे भाई का जन्म हो गया, माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, नात का दूध छूट गया। बिस्नात को वो उनके 3 साल होने पर पड़ोसन की कसेरनी दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ही ले लिया। यह बिस्नात पर अत्याचार हुआ। तो इस पार्ट में जो हमारे लेखक है विश्वनाथ जी बोलते हैं कि वो छोटे ही थे कि अभी अपनी माँ का दूध ही पी रहे थे, तभी उनका छोटा भाई भी आ गया। अब माँ के दूध पर विश्वनाथ का हक ना होकर उनके छोटे भाई का अधिकार हो गया और अब उनको माँ की जगह किसने पालना, पड़ोस में कसेरनी दाई रहती थी, उन्होंने पालना शुरू कर दिया। तो उन लेखक को ये लगता है कि ये उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, माँ का साथ उनसे छूट गया था। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में अब ये जो इन्होंने बताया माँ के साथ, उसी तरीके से उन्होंने कुछ और बत्तख को देखा था कि वो अपने अंडों और बच्चों की कैसे देखभाल करती है। तो इससे अपनी माँ को और उस बत्तख को सिमिलर करना उन्होंने शुरू किया था। क्या है, दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सेते देखा। लेखक को बत्तख, माँ तथा मानव शिशु में कई समानताएं दिखाई दी। एक माँ में और बत्तख में समानताएं दिखाई दी और उस अंडे और मानव शिशु में समानताएं दी। ये सब एक ही जैसे हैं। जिस प्रकार बत्तख फैन फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों में बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच से की सार्थकता से, कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है। कि मतलब जो बत्तख की चोंच इतनी हार्ड होती है, वो अपने क्या करती है, वो
साथ करके रख लेती है। अंडे रखे उसने, अंडे ऐसे रखे, उसके ऊपर कितनी कोमलता के साथ बैठ जाती है कि टूटे नहीं, उन्हें सेती रहती है। और उसके अलावा क्या करती है, जो उसकी चोंच इतनी हार्ड होती है वो भी कोमलता का एहसास उन अंडों को कराती है, वो बिल्कुल भी उन अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाती है उनकी चोंच। अब हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है और हमेशा उसका ध्यान कहाँ रहता है, कौवे पर, क्योंकि कौवे उसके अंडों को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ले जाने की कोशिश, खाने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसकी नज़र हमेशा कहाँ रहती है, कौवों पर, कि कहीं उसके अंडों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चों को दुनिया की नज़रों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया था, उसी तरीके से माँ भी, जो माँ होती है वो भी मानव शिशु का उसी तरह ख्याल रखती है जैसे बत्तख अपने अंडों का रखती है। जिस तरीके से भाई माँ जो है मानव शिशु में बहुत ध्यान रखती है कि कहीं उसको चोट ना लगे, कहीं गिर ना जाए, तो उसी तरीके से उन्होंने एक वाकया और बताया है अपनी माँ के बारे में कि वो अक्सर क्या करते थे, गर्मियों की दोपहर में चुपचाप बाहर निकल जाया करते थे। तो अब गर्मियों में कैसे लू चलती है, गर्म हवा चलती है, अगर हम लू में निकल जाएं तो तबीयत खराब होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वही उन्होंने बताया, लू लगने पर माँ धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। तो मतलब कि उससे अगर लग जाए तो भी प्याज काम करता है, और अगर ना लगे तो इसके लिए भी क्या करते हैं कि जैसे आप लू में निकल रहे हो तो अपने पास प्याज रख लो, तो वो भी एक कहते हैं कि उससे लू नहीं लगती है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है, और अगर लू लग जाए तो क्या होता है, जो कच्चे आम का पन्ना होता है वो पिया जाता है। आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी से उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह में लेपा जाता है, यानी इसको पीस के पूरे शरीर में लगा लिया जाता है। नहाया जाता है, उससे सिर धोया जाता है। विस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता है। तो उन्होंने ये भी बताया, देखिए यहाँ पर, कि जब लू लग जाए तो उसके कितने उपचार होते हैं। आप सबके यहाँ भी किसी तरह के उपचार होते होंगे, तो वो भी आप देखिएगा। हो सकता है क्वेश्चंस में ऐसे एक क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है, तो उसे भी आप ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं हमारे लेखक बरसात के मौसम में। विस्कोहर में जब बादल छाते हैं तो इतने घंघोर बादल छाते हैं कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है। बरसात कई दिन तक होती है, जिसके कारण घर की दीवारें गिर जाती हैं और घर धंस जाते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जो दीवारें, भाई गांव की दीवारें कैसी होती है, कच्ची होती है, अगर ज़्यादा पानी बरसे तो वो दीवारें गिर जाया करती है, क्योंकि ज़मीन धंस जाती है और दीवारें गिर जाती हैं। बरसात आने पर शिशु पक्षी सभी पुलकित हो जाते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हों, पशु हों, पक्षी हों, सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं। उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं। तो विस्कोहर में आप देखोगे कि वहाँ पर जो है उमस बहुत होती है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बहुत होती है। बरसात के कारण कीड़े निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मछलियाँ भी मरने लगती हैं। पहली बारिश में दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाता है। कहते हैं कि अगर पहली बारिश में आप भीग जाइए तो अगर आपको कहीं फोड़ा फुंसी निकला है या दाद हुआ है तो वो सभी ठीक हो जाएगा, जो पहली बारिश का पानी अगर पड़ता है। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। भाई गांव है तो सांप तो होंगे, तो वहां कई तरीके के सांप भी होते हैं। सांप को देखने से डर तथा रोमांच दोनों होता है। भाई सही बात है, अगर हम सांप के बारे में सुनते तो रोमांचित हो जाते हैं, भाई कैसा होगा, क्या होगा, हम देखते हैं, और एकदम से अगर कहीं हमारे सामने आ जाए तो हम डर भी जाते हैं। डोडा और मजगीधवा विषहीन होते हैं। तो ये दो सांप इन्होंने कैसे बताया, जिनके अंदर पॉइजन नहीं होता है। डोडा को वामन जाति का मानकर मारा भी जाता है। तो उन्हें ये समझा जाता है कि डोडा जो है वो वाइपर है। वामन मतलब वाइपर जो होते हैं, वाइपर्स जिनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में जहर होता है, उस प्रजाति के जो स्नेक्स होते हैं वो समझ के अक्सर डोडा को मार दिया जाता है। घासिन भी विषहीन ही हैं। घेर, कडाइवा, भटिया तथा गोहुअन खतरनाक हैं, जिसमें सबसे अधिक गोहुन खतरनाक है, जिसे फेंटास भी कहा जाता है। तो ये जो सांप है ये कोबरा प्रजाति के होते हैं, जिन्हें स्पर्टिकल कोबरा या मोनोसेट कोबरास भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम आपको बता रहे हैं, ये हर एरिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मगर ये प्रजाति कोबरा की होती है। दो प्रजातियां हमारी कोबरा की होती है, हम सभी को पता है कि एक आपका मोनोसेट कोबरा होता है और एक आपका स्पेक्टिकल कोबरा होता है। इसके अलावा कोबरा और भी होते हैं, लेकिन ये इस एरिया में नहीं पाए जाते हैं।
गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। तो आप अगर किसी भी गांव एरिया में जाएंगे ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो लोग प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अगर मान लीजिए कहते हैं कि कांटा चुभ जाए, अगर कहीं आपको कोई कांटा चुभ जाए, या हम लोग होता है ना लकड़ी की फांस होती है, लग जाए, तो वो कहते हैं कि अगर नहीं निकले तो पक जाता है हाथ, तो फिर आपको कट करके निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो उन लोगों का सबसे प्राकृतिक इलाज क्या होता है, बड़ का एक पेड़ आता है, उसका दूध अगर उस पर डाल दिया जाए ना, तो वो अपने आप फांस बाहर आ जाती है। मधुमक्खी खाट ले तो कहते हैं चूना लगा लीजिए, तुरंत साफ जो है जहर खींच लेता है वो। तो इसी तरीके के बहुत से प्राकृतिक इलाज गांव वाले करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फूल जो है सिर्फ सुगंध के लिए या सुंदरता के लिए नहीं होते, ये किस और काम के लिए बताएं कि इसे कई उपचार भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सांप का है, आप कोई फूल रख दो तो सांप नहीं आएगा, देवी प्रसन्न हो जाएंगी, चुड़ैल भाग जाएगी। ऐसे बहुत तरह के अंधविश्वास भी होते हैं, लेकिन बहुत तरह के उपचार जो किए जाते हैं वो वाकई जो है ऐसे होते हैं कि हम भी देख के चौंक जाते हैं। एक्चुअली जो मैंने आपको अभी बढ़ के दूध वाला जो किस्सा बताया था, वो हमारे साथ ही हुआ था कि हमारे हाथ में कांटा चुभ गया था और उसका थोड़ा सा पार्ट हाथ के अंदर ही रह गया था। तब वो एक हमें उन्होंने बताया कि आप इस पर ये दूध डाल लीजिए, वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और सही लिटरली ये हुआ कि मैंने जब उस पर दूध वाला डाल लिया, तो वो जो पार्ट हमारे स्किन के अंदर रह गया था, जो बहुत पेन कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप खुद ही बाहर आ गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ दिया है, गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं, जिसको गुड़हल मतलब हैबिस्कस का जो फूल होता है वो। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैये का डंक झड़ता है। तो यहाँ बताया कि बेर का जो पेड़ होता है उसको अगर सूंघ लिया जाए तो बरैया और ततैये के काटने से जो जहर चढ़ जाता है वो उतर जाता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के समीप रखे जाते हैं। लेखक के गांव में कमल खिलते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं। आप कमल को देखेंगे, अगर उसके पर्यायवाची आपने पढ़े हैं तो पुरैन भी पढ़ा होगा। कमल की नाल को भसीड़ कहते हैं। जो कमल की नाल होती है उसको भसीड़, उसकी सब्जी भी बनती है। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है। कमल गट्टा, कमल का बीज इतना बड़ा सा होता है कमल का गट्टा, वो भी खाया जाता है, उसकी सब्जी वगैरह बनती है। अपने एक रिश्तेदार के घर एक रूपवती अपनी उम्र की बड़ी औरत देखी। अब इन्होंने उनका जो फर्स्ट जो है आकर्षण, जो जिसको हम बोलेंगे इन्फैक्चुएशन जो हुआ, वो एक बार अपने रिश्तेदार के घर गए तो वहाँ अपनी उम्र से बड़ी एक बहुत ही सुंदर लेडी को देखकर इनको इन्फैक्चुएशन हो गया था। तो उनकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। जैसे प्रकृति आकर्षक लगती है, वैसे ही वो औरत भी उन्हें बहुत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्य, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आने लगी। मतलब अफेक्चुएशन था तो उन्हें हर जगह वो औरत नजर आ रही थी। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई। तो उन्हें लगा कि ये जितनी जो प्रकृति जो थी हम अभी तक देख रहे थे, वो नारी का रूप धारण करके जिंदा होके उनके सामने आ गई है। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया था, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका। तो जिससे फर्स्ट इन्फेक्शन उनको हुआ था, कभी भी अपने दिल की बात को उस लेडी को नहीं बता पाए थे। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती थी, आंखों में कैसी व्यथा लिए दिखती थी। मतलब वो सफेद साड़ी पहनती थी, उसको दुख बहुत थे आंखों में, उसके तकलीफ दिखती थी। वह इंतजार करती हुई दिखती थी। लेखक के लिए वह हर कला के अवसाद में वह मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है बहुत टाइम हो गया, लेकिन तब भी उस औरत का जो आकर्षण था वो लेखक के अंदर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये पार्ट फटाफट पढ़ लिया, समझ लिया। हमने कई चीज़ें देखी इस पार्ट में, उनके गाँव के बारे में समझी, जानी, इवन उनके व्यक्तित्व के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। अब चलिए इसी पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया?
विश्वनाथ यानी कि छोटा बच्चा यानी कि खुद हमारे लेखक पे क्या अत्याचार हुआ था। भाई वो खुद 3 साल के थे, उनका छोटा भाई आ गया, उनका दूध छिन गया। अब उनको पालने भी पड़ोस की कसेरन जो हैं दाई उन्होंने पाला, तो ये उनको बहुत ही अत्याचार लगा। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? बालक विश्वनाथ अभी छोटा ही था और स्तनपान करता था। जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो छोटे भाई को दूध पिलाने के लिए बड़े अर्थात विश्वनाथ का स्तनपान छूट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। विश्वनाथ को वो गाय का बेस्वाद दूध दिया गया। कसेरन दाई के द्वारा बालक विश्वनाथ का पालन पोषण किया जाने लगा। बालक विश्वनाथ को यह सब अपने ऊपर अत्याचार सा लग रहा था। तो ये सब चीजें उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी की लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? तो पाठ में जो उपाय दिए गए हैं वो आपको लिखना है। फिर इसके अलावा आप इन उपायों से परिचित हैं या नहीं हैं, आपको ये चीज बतानी है। क्या दिया है? लेखक विश्वनाथ दोपहर में घर के बाहर जब भी जाते तो माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। इससे लू का बचाव होता है। ऐसी मान्यता है कि गर्मी में प्याज खाने व साथ रखने से लू नहीं लगती है। गांव में लू से बचने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर उससे सिर धोते थे। गांव में रहने वाले लोग तो इस उपाय से परिचित हैं, लेकिन शहरी जीवन आधुनिक मशीनी उपकरणों से ही परिचित हैं। तो अगर आप शहरों में बात करोगे तो लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन गांव से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, जो जानते हैं, जिनका टच गांव से है, वो इन सभी उपायों से परिचित रहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? जो आधार से उन्होंने तुलना की है वही आपको यहाँ पे लिखने है। पाठ में दिया हुआ है उसी आधार पर लिखेंगे। क्या दिया है? लेखक विश्वनाथ ने निम्नलिखित आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है। बत्तख भी मातृत्व का सुख पाने के लिए अंडे देती है। जैसे मातृत्व मतलब मां का सुख पाने के लिए उन्हें सेती है, उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करती है। लेखक विश्वनाथ ने अपनी मां को बच्चों को प्यार करते, दूध पिलाते और हर सुख दुख में उनकी सहायता करते देखा था। मातृत्व का सुख दोनों समान रूप से भोगते हैं। इस आधार पर विश्वनाथ ने दोनों की समानता की है कि मतलब बत्तख भी क्या करती है? अंडे देती है, उनको सेती है, उनसे बच्चे निकलते हैं, उनकी देखभाल करती है, उनके हर खतरों से उनको बचाती है। उसी तरीके से मानव माँ भी क्या होती है? वो भी बच्चों को पैदा करती है, उनके पालन पोषण करती है, उनकी देखभाल करती है, और उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हर मुसीबत से उनको बचाती भी है। तो इन्हीं दोनों आधारों पे उन्होंने बत्तख और माँ की तुलना करी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? तो अब सिर्फ सुगंध नहीं दे रहे हैं, वो हमारे लिए दवा का काम भी करते हैं। कैसे? अब इसमें जो पाठ में दिया गया है वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या दिया है? विश्वनाथ ने गांव में अनेक फूल देखे, सूंघे और कानों में खोसे थे। मतलब हम सूंघते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कान के पीछे भी बहुत से लोग खोस लेते, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे खेल खेल में ये सारे काम बहुत करते हैं। गांव के लोगों का विश्वास था कि फूल केवल सुगंध ही नहीं देते बल्कि रोगों के इलाज में भी सहायक है। भरमंडा का फूल पीली तितली जैसा होता है। आपने देखा होगा कई जगह पीला पीला सा फूल होता है एकदम, उसकी पत्तियां भी थोड़ी बिखरी बिखरी रहती, समिटी नहीं होती, तो उसको कहा जाता है भरमंडा का फूल। जिसे आंख दुखनी आने पर माँ आंखों पर लगाकर इलाज करती थी। कहते हैं ना कंजक्टिवाइटिस, आंख आना मतलब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है ना, तो उस पर अगर वो फूल रख दिया जाए तो बहुत ही दर्द से रिलीफ मिलता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के सिरहाने रखने से लाभ होता है। नीम के जो फूल होते हैं और उनके पत्ते होते हैं, चेचक जो निकलती है उसके लिए बहुत ही, जिसको मिजल्स या चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। यह माना जाता है कि बेर की जंगली गंध से बरे और ततैये का डंक गिर जाता है। यानी कि बेर का जो जंगली फूल होता है उसकी महक ऐसी होती है कि ये जो ततैया और बर्रे काट लेते हैं तो आप लोग देखते हैं ना स्वेलिंग आ जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? उनके जो डंक होता है उनमें थोड़ा सा पॉइजन होता है जो हमको हार्मफुल तो नहीं करता, लेकिन वो पेनफुल तो होता है, साथ ही साथ वो थोड़ा स्वेल कर देता है हमारे जहाँ पे भी वो काटेगा। तो उसको अगर उस जगह पे हम वो जंगली फूल रख दें तो कहते हैं कि वो जहर जो है समाप्त हो जाता है।
झड़ जाने का तात्पर्य होता है कि वो जो जहर होता है वो अपना असर कम कर देता है और वह काट नहीं पाता। और माना जाता है इस प्रकार फूल दवा का काम भी करते हैं। तो फूल इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, पूरा चैप्टर हमने आपको समझाया, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में पहले भी आया होगा और हमने फटाफट रिवीजन भी इसका कर लिया। अब ये बता दूं मैं कि इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम पहले कर ही चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। वन शॉट रिवीजन जो है वो सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो वो आप कहाँ देखेंगे? उसके लिए आप आएंगे हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर वन शॉट रिवीजन करके लिखा हुआ है। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं 9, 10, 11, 12, तो आप है क्लास 12th में। तो 12th में जहाँ वॉच नाउ है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे सामने सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे, जो भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उस चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे और अपना वीडियो देखेंगे। वीडियो देखिए, अपने रिवीजन को अच्छा से ये करिए। क्योंकि आप जब रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, और जो एग्जाम अच्छे होंगे तो आपके चेहरे पे जो हंसी आएगी, जो खुशी आएगी, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो आप हमें भी एक गिफ्ट दे सकते हैं, वो है सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और करने के लिए कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे इस चैनल को। यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए होगा। तो देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।